पाठशाला। दिस इज़ महेश नागर और आज के इस वीडियो में हम लेसन 2 जो कि लास्ट स्प्रिंग है ना, अनीश जंग के द्वारा लिखा हुआ जो स्टोरी है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसका सेकंड पार्ट यानी कि जो बचा हुआ लेसन वो कंप्लीट करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। एक बच्चे से दूसरे से जब बात करती है हमारी स्पीकर या ऑदर, तो वो चाहता है, उसकी इच्छा क्या है कि मैं कार ड्राइव करना चाहता हूँ। उसी के ऊपर ये पार्ट है। मुकेश उस लड़के का नाम है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश जो है वो इस बात पर जोर दे रहा है कि वो खुद का मालिक बने। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। तो इसके ऊपर जो स्पीकर है, जो ऑदर है, उनने पूछा कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। बच्चा कहता है आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर। उसने जवाब दिया कि मैं कार सीखना चाहता हूँ। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, मेरी आंखों में सीधे आई कॉन्टेक्ट करते हुए। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज एमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद। और ये फिरोज़ाबाद शहर की बात है। जिस तरह से उस शहर की गलियों में धूल भरी हुई है, उसी तरह से उसका जो सपना है वो भी क्या कर रहा है, लूम्स। लूम्स मतलब होता है करघा, और करघा चलाते चलाते यानी कि एक मृग तृष्णा है ना, मिराज मतलब कि होते हैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की भूख होना, तो उसी तरह से वो लग रही थी। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और फिरोजाबाद जो है वो अपने चूड़ियों के कारण फेमस शहर है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। लगभग सभी परिवार जो है वो बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ बनाने में वहाँ पर इंगेज है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास blowing industry where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems। यहाँ पर जो शहर है फिरोज़ाबाद, वो भारत का या पूरे देश का एक केंद्र है जहाँ पर ग्लास की इंडस्ट्रीज़ है, कांच की इंडस्ट्रीज़ है, और पीढ़ियों से जो परिवार है वहाँ पर रहने वाले, वो वहाँ की फर्नेसेस यानी कि वहाँ की जो भट्टियाँ हैं वहाँ पर ग्लास को वेल्डिंग करने का, चूड़ियाँ बनाने का काम जो है वो करते आ रहे हैं। और ख़ास करके लगभग सारी वुमेन जो है वहाँ पर उसमें उस फैक्ट्रीज़ में या भट्टियों में काम करती है। मुकेश फैमिली इज एमंग देम, मुकेश का परिवार भी उसमें से एक है। नन ऑफ देम know that it is illegal for children like him to work in a glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light, that the law is enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours। ठीक है, मुकेश जो है उसके परिवार भी वहाँ पर काम करने वाले परिवारों में से एक है, और यहाँ पर काम जो है वो कई सारे बच्चे करते हैं। जैसे मुकेश जैसा एक जो बच्चा है वो काम करता है, तो उसी तरह के कई सारे बच्चे और भी काम करते हैं। तो ऑदर कह रही है कि ये उसको पता नहीं है कि इस तरह से जो बच्चे हैं, ठीक है, जिससे कि हम बोलते हैं ना बाल श्रमिक, तो वो बाल श्रमिकों से काम करवाना सही नहीं है। वो भी ग्लास की भट्टियों में, कांच जहाँ पर पिघलाया जाता है उसकी भट्टियों में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान होता है। डिंगी सेल्स यानी कि वहाँ पर धुंधला प्रकाश होता है, जहाँ पर कोई हवा नहीं आती और प्रकाश भी नहीं होता है। नियम अगर या कानून अगर एनफोर्स किया जाए या लागू किया जाए, तो मुकेश और उस जैसे 20,000 बच्चे जो वहाँ पर गर्म भट्टियों में काम करते हैं, उनको वहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, आगे कहती है ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। और जब डे लाइट में लोग जाते हैं तो अक्सर इनका जो दिखना है वो इनको कम हो जाता है या ये अंधे हो जाते हैं। मुकेश आइज बीन एज ही वॉल्टियर्स टू टेक मी होम। और जो मुकेश है उसकी नज़रें पूरी तरह से वॉल्टियर्स यानी कि उतावली थी, या वो चाहता था कि उसको वो अपने घर ले जाए, यानी कि ऑदर को अपने घर ले जाए। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ड, जिसने कि उसने गर्व से कहा कि उसका घर जो है वो दोबारा से बनाया जा रहा है, यानी कि उसका बनाने का काम चल रहा है। उसने गर्व की से भर के कहा, क्योंकि घर तो घर होता है, चाहे वो गरीब का हो तो उसके लिए वो गर्व होता है, अमीर का हो तो उसके लिए वो होता है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज। और हम वहाँ से स्टिंकिंग यानी कि बदबूदार जो गलियाँ हैं वहाँ से निकले, जो कि गार्बेजेस से यानी कि कचरे से पूरी तरह से सनी हुई थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स। और जो घर है वो घर कैसे थे जिनसे हम गुजर के गए, जहाँ पे हॉवल्स यानी कि फावड़ा होता है जिसका काम चल रहा था। ठीक है, क्रम्बलिंग यानी कि दीवार, जो गिरती हुई दीवारें हैं, ऐसी उस घर की दीवारें थी। वॉबी डोर्स, डोर्स जो है वो
ऐसे डोर्स थे जो कि जिनके आर पार देखा जा सकता था। नो विंडोज़, कोई खिड़कियाँ नहीं थी। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ वुमेन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन ए प्रिमेवल स्टेट। प्रिमेवल का मतलब होता है आदिम या आदिवासी, जिस तरह से रहते हैं उस तरह से ये लोग एक ही घर में वुमेन के यानी कि इंसानों के परिवार और एनिमल्स के परिवार को एग्जिस्टिंग यानी कि एक साथ रहते थे। जैसे को एजुकेशन या कोई स्कूल होते हैं जहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं, उस तरह से को एग्जिस्टिंग करना यानी कि वुमेन्स और एनिमल्स एक साथ रहते थे। स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और इसी तरह के घर के सामने मुकेश रुक जाता है। बैंग्स ए बॉबी आयरन डोर, एक लोहे का उसी तरह का छिद्रदार जो दरवाज़ा था उसको वो बैंग करता है और विथ हिज फूट अपने पैर से एंड पुशेस इट ओपन, और उसको धक्का मार के खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक, शेक मतलब झोंपड़ी। हम आधी बनी हुई एक झोंपड़ी में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक हिस्से में थैच्ड विथ डेड ग्रास, और थैच्ड मतलब कि फूस का जो सूखी घास है उसका ढेर लगा हुआ था, वो रखी हुई थी। इज़ ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, और वहीं पर एक स्टोव था, लकड़ी का चूल्हा था, ठीक है, जहाँ पर उसके ऊपर एक वेसल यानी कि एक बर्तन रखा हुआ था बड़ा सा, और वहाँ पर सिजलिंग यानी कि जलती हुई या लकड़ियाँ जल रही थी, और जो स्पिनच लीव्स यानी कि पालक की जो पत्तियाँ हैं वो पक रही थी। ऑन द ग्राउंड, और नीचे फ्लोर पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और एक बड़ी सी जो थाली है एल्यूमिनियम की उसमें आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, वहाँ पर कटी हुई कुछ और सब्जियाँ रखी हुई थी। ए फ्रेल यंग वुमेन, एक यंग और फ्रेल वुमेन जो है इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और पूरे परिवार के लिए जो वुमेन है वो खाना बना रही थी। तो आइज़ फिल्ड विथ स्मोक, शी स्माइल्स, और जो चूल्हे का धुआं था उसकी वजह से उसकी आंखें जो है वो धुएं से भरी हुई थी और उससे आंसू भी आ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उसने स्माइल करी। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वो जो औरत बैठी हुई थी वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में काफ़ी बड़ी नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, और आज वो अपने फिर भी उसके बावजूद भी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होते हुए भी वो घर को संभाल रही थी और घर पर जो है घर की वो बहू थी। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, उस घर की बहू, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन, और उसके ऊपर 3 लोगों का चार्ज था। हर हस्बैंड यानी कि मुकेश का बड़ा भाई, मुकेश एंड देयर फादर, 3 लोग थे। When the older man enters, जब older man यानी कि उसके फादर अंदर एंट्री करते हैं, she gently withdraws behind the broken wall, तो वो चुपचाप जो है वो टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है, and brings her well closer to her face, और well means जो आवरण यानी कि पर्दा या घूंघट जो है वो अपने चेहरे पर ढक लेती है। as custom demands, क्योंकि कस्टम जो है वो ऐसा था कि daughters in law मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, और जो मेल एल्डर्स यानी कि जो उनसे बड़े, उनके हस्बैंड से जो बड़े जो मेन होते थे, ठीक है, उनका घूंघट लेना ज़रूरी होता था, ऐसा जो है कस्टम था। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्फॉरिस्ड बैंगल मेकर, और जो एल्डर था यानी कि जो उसके फादर इन लॉ थे या मुकेश के फादर थे, वो एक इम्फॉरिस्ड यानी कि एक गरीब, इम्फॉरिस्ड मीन्स गरीब बैंगल मेकर यानी कि चूड़ियाँ बनाने वाले थे। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, इसके बावजूद कि उन्होंने कई सालों तक कड़ी मेहनत करी। फर्स्ट एज ए टेलर, सबसे पहले एक टेलर की तरह यानी कि मशीन को हैंडल करने वाले की तरह काम किया। देन ए बैंगल मेकर, और एक फिर चूड़ी बनाने वाले की तरह काम कर रहे हैं वो। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट ए हाउस, अपने घर को भी जो है वो रेनोवेट नहीं कर पाए। सेंड हिज सन्स 2 सन्स टू स्कूल, और ना ही वो अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज पाए। All he has managed to do is teach them what he knows, केवल वो इतना ही मैनेज कर पाए कि वो जो जानते थे वो उन्होंने उनको सिखा दिया। द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, और वो काम था चूड़ियाँ बनाने का काम, ये अपने दोनों बच्चों को उन्होंने सिखा दिया। इट इज़ हिज कर्म, ठीक है, ये उनका कर्म था यानी कि काम था। हिज डेस्टिनी, उनकी मंजिल थी। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की ग्रैंड मदर ने ऐसा कहा। Who has watched her own husband so blind with the dust from polishing the glass of bangles, जिन्होंने अपने हस्बैंड को अंधे होते हुए देखा था जो कि ग्लास के ऊपर जो बेंगल्स थी,
ठीक है, ग्लास की जो बेंगल्स थी उनके ऊपर पॉलिश करते हुए वो अंधे हो गए थे। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या ईश्वर के द्वारा दी गई, ठीक है, लाइनेज यानी कि वंशावली या वंशानुसार जो काम चला आ रहा है उसको कोई छोड़ सकता है क्या, उस परंपरा को कोई ब्रेक कर सकता है? शी इम्प्लाइज, उसने ऐसा कहा, बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स इन द हाउस, और क्योंकि वो बेंगल मेकर के परिवार से बिलोंग करते थे इसलिए उनके कोई काम और नहीं था, केवल घर में उनके चूड़ियाँ ही दिख रही थी। इन द यार्ड्स, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, और हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, और फिरोज़ाबाद की हर गली में केवल चूड़ियाँ ही थी। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स सनी गोल्ड, जो स्पाइरल्स यानी कि जो झुंड में गुच्छे थे उसके बेंगल्स के, वो सनी गोल्ड, गोल्ड कलर की जो थी, वो पेडी ग्रीन कलर की, रॉयल ब्लू कलर की, पिंक कलर की, पर्पल, एवरी कलर, हर एक कलर की चूड़ियाँ थी, हर एक कलर जो कि बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, इंद्रधनुष के 7 रंगों से जितने कलर बन सकते हैं हर कलर की चूड़ियाँ थी। लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, अनकैम्प्ड मतलब कि जो खुले हुए आंगन थे उनमें माउंट्स यानी कि उनके टीले बने हुए थे, ढेर लगे हुए थे। अपील्ड ऑन 4 व्हील हैंड कार्ट्स, और उनको ठेला जो रहता है, ठीक है, ठेला गाड़ी जो रहती है हाथ से धक्के मारने की, उसके ऊपर वो रखते थे। और पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नेरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन, और उस शेंटी यानी कि मड़ई वाला जो टाउन था जहाँ पे चूड़ियाँ बनाई जाती थी, उस शहर की जो संकरी गलियाँ थी उनमें वो ठेले को धक्का मार के उन पे रख के ले जाते थे। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और ये जो अंधेरी गलियां थी यहाँ से निकलते हुए, नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और ऑयल लैम्प्स यानी कि तेल से जलने वाले जो फ्लिकरिंग जो लैम्प्स होते हैं, यानी कि ऑयल लैम्प्स जो जिनको हम क्या बोलते हैं, कैंडल्स बोलते थे पहले, ठीक है, वो जल रहे थे, उनके उजाले में वो, मतलब वहाँ के घरों में वो उजाला रहता है, ठीक है। उस उजाले के बीच सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, और जो बच्चे हैं बॉयज़ और गर्ल्स वो अपने पिता और माता के साथ बैठते थे। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बेंगल्स, और उनको वेल्डिंग करते थे यानी कि जोड़ते थे सर्कल बना बना कर, किसके फॉर्म में, बेंगल्स के फॉर्म में। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड, अंधेरे में उनकी आंखें ज़्यादा एडजस्ट करती थी इसकी बजाय कि वो प्रकाश में देख पाए, यानी कि उजाले में उनको कम दिखता था, आंखें बंद हो जाती थी। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, और इसलिए यही एक कारण था कि जब वो बड़े होते थे, जब वो एडल्ट होते थे तो वो अंधे भी हो जाते थे। सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, और सविता एक ड्रेप यानी कि एकाकार यानी कि एक जैसे पिंक कलर की ड्रेस पहने हुए एक लड़की है, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन, एक बूढ़ी औरत के पास में वो बैठी है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, जो ग्लास के पीसेस है उनको कंधे पे उठाकर लाकर रखती है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, टोंग्स मीन्स जो चिमटा रहता है उसको बोलते हैं, मशीन के एक चिमटे की तरह मैकेनिकली वो काम कर रही थी अपने हाथों से। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल शी हेल्प मेक, और मैं ये सोचकर काफ़ी आश्चर्यचकित थी कि, या मैं सोच रही थी कि कैसा होता अगर इसको इन चूड़ियों की सैंक्टिटी यानी कि पवित्रता पता होती, तो शायद ये भी इन चूड़ियों को बनाने में मदद कर देती। इट सिम्बलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, और चूड़ियाँ पहनना मतलब कि भारतीय महिलाओं के लिए उसके सुहाग, उसके पति की लंबी उम्र की कामना के लिए वो पहनती है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, मैरिज में इसका बहुत महत्व था। It will down on her suddenly one day when her head is wrapped with a red veil, और सविता के लिए भी ये जल्दी ही अचानक से कभी भी वो दिन आ सकता है जब उसको रेड कलर का जो साड़ी है उस वो पहनकर उसको घूंघट में लेना पड़ेगा अपने सर पर। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हीना, हीना मतलब मेहंदी, उसके हाथ जो है वो रंग दिए जाएंगे मेहंदी से। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियाँ पहना दी जाएगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, और उस दिन वो एक बहू बन जाएगी, वधू बन जाएगी। लाइक द वर्ल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, उसी तरह से
जिस तरह से उसके बगल में जो बूढ़ी औरत बैठी है वो कई सालों पहले एक बहू बनी थी। शी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, और आज भी उसके हाथों में, उसकी कलाइयों में चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़, परंतु उसकी आंखों में प्रकाश नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन ए वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय। ठीक है, यूं ही मस्करी करते हुए या एन्जॉय के मूड में उन्होंने कहा कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। इसका मतलब ये होता है कि एक वक्त कभी भी हमने पेट भर खाना नहीं खाया। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी एक वक्त का भरपेट खाना नहीं खाया। दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड, और इसीलिए वो क्या हो गई है, रीप्ड यानी कि थोड़ी सी दुबली पतली या कटा हुआ जिसको बोलते हैं अपन, वो हो गई है। हर हस्बैंड, उनके जो पति थे, एन ओल्ड मैन विथ ए फ्लाइंग बियर्ड सेज, और एक लंबी सी दाढ़ी उनकी है, उन्होंने कहा, कहते हैं वो, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे कुछ नहीं पता है सिर्फ बैंगल्स के। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लाइव इन, मैंने पूरी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने परिवार को रहने के लिए एक घर मैंने बनाया है। हियरिंग हिम, उसको सुनने के बाद, वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, तो मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ कि कम से कम उस व्यक्ति ने अपने जीवन में वो हासिल किया है जो कई सारे नहीं कर पाते हैं। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, अपने सर पर उसने छत बनाई है, यानी कि घर बनाया है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, जो क्राई है, जो रुदन है कि उनके पास पैसा नहीं है, इस बात को छोड़कर सभी लोग अपने बिजनेस में चूड़ियाँ बनाने के में लगे हुए थे। नॉट इवन इनफ टू ईट, यहाँ तक कि उनके पास पूरा खाना भी नहीं था। रिंग्स इन एवरी होम, सभी जगह रिंग्स यानी कि चूड़ियाँ ही थी। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और जो युवा लोग थे वो लैमेंट यानी कि शोक जताना, वो अपने बूढ़े बुजुर्गों के लिए शोक जता रहे थे कि उन्होंने कितनी मेहनत करी और कितने बुरे दिन देखे। लिटिल हैज़ मूड विथ टाइम, समय के साथ थोड़ा परिवर्तन होता है, इट सीम्स, ऐसा लग रहा था। इन फिरोज़ाबाद में ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग ट्रायल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। ठीक है, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग, ठीक है, नंबिंग का मतलब होता है स्तब्धता, या हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा माइंड सेट जो कि इस्टेब्लिश हो चुका है। टॉयल यानी कि कड़ी मेहनत करने का, लोगों के अंदर कड़ी मेहनत परिश्रम करने का एक माइंड सेट हो चुका था, जिसने कि जो इनिशिएटिव, जो शुरुआत होती है कुछ नया करने की, अपने ड्रीम को पूरा करने की, अपने सपने देखने की, वो एबिलिटी उन लोगों में इस चीज़ ने ख़त्म कर दी थी। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. और मैंने जाकर, यानी कि स्पीकर कहती है, ऑदर कहती है कि मैंने जाकर कुछ यंग मैंस जो बैठे थे उनसे कहा कि क्यों ना तुम अपने ही एक कोऑपरेटिव यानी कि सहयोग से एक खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाओ और उससे काम करो। एक ऐसे ग्रुप से कहा, ऐसे यंग मैन से जो कि फंसे हुए थे एक वीसीएस का मतलब होता है जो शातिर, या हम बोल सकते हैं कि ऐसे शातिर लोग जो कि मिडल मैन थे, यानी कि बिचौलिए थे, दलाल थे, जिनके बीच वो फंसे हुए थे। चूड़ियाँ खुद बनाते थे लेकिन बेचते वो मिडल मैन थे, ताकि उनको ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। जिस तरह से अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आकर यहाँ से कॉटन ख़रीदा और यहीं के लोगों को कपड़ा जो है वो उसको एक्सपोर्ट करके और वापस से कपड़ा इंपोर्ट करके और महंगे में बेचा। उस तरह से ये मिडिल मैन जो है, जिन्होंने उनके फोर फादर यानी कि उनके पिताओं और उनके भी पिताओं को ट्रैप कर रखा था, उसी ट्रैप में ये भी जो है वो उस सर्कल में बुने हुए थे, यानी कि फंसे हुए थे। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। जैसे उन्होंने कहा कि यदि हम ऑर्गेनाइज भी हो जाते हैं और हम कोशिश भी करें तो हमें पुलिस द्वारा पीटा जाएगा, पुलिस द्वारा हमें जेल भेज दिया जाएगा, इसलिए कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, ये बोलकर। देयर इज़ नो लीडर एमंग देम, उनके बीच में कोई लीडर नहीं था। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को अलग ढंग से देखे और उन लोगों को लीड कर सके, ऐसा कोई उनके बीच में उनकी हेल्प करने वाला नहीं था।
देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी जो है वो इतने थके हुए थे जितने वो खुद थे. दे टॉक endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. और वो लगातार इस उदासीनता से बात करते थे कि उनकी जो बातें हैं उससे लगता था कि पुअर्टी टू अपैथी यानी कि गरीबी से उदासीनता तक, और उदासीनता से फिर ग्रीड यानी कि लालच तक, और फिर उसके बाद इनजस्टिस यानी कि अन्याय की तरफ. लिसनिंग टू दैम, उनको सुनने के बाद, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, मैंने दो शब्दों को देखा. वन ऑफ द फैमिली, एक तो था परिवार, और कट इन ए वेब ऑफ पुअर्टी, जो कि जकड़ा हुआ था गरीबी के जाल में. बर्डन, और उनके ऊपर बर्डन था. किस तरह का बर्डन था? बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, ठीक है, जाति का जो भेदभाव वाला जो सिस्टम रहता है वो भी था. इन विच दे आर बोर्न, जिस जाति में वो पैदा हुए. द अदर, दूसरा जो वर्ड था वो क्या था? ए विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, कि साहूकारों ने उनको, एक शातिर साहूकारों ने उनको घेर रखा था. द मिडिल मैन, जो पुलिस बिचौलिए थे वो. द पुलिस मैन यानी कि पुलिस वाले लोग. द कीपर्स ऑफ लॉ, लॉ का ध्यान रखने वाले यानी कि लॉयर वगैरह वो. द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, इन लोगों के बीच में ये लोग घिरे हुए थे और इनमें फंसे हुए थे. टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन. बचपन से ही जब बच्चा बड़ा होता था वो उसके सर पर इतना बोझ रख देते थे कि वो उसको नीचे उतार ही नहीं सकता था. बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वो जागरूक हो, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, और इससे पहले कि वो समझे कि ये बोझ मेरे ऊपर गलत तरीके से रखा गया है, मुझे फंसाने के लिए रखा गया है, गुलाम बना के काम कराने के लिए रखा गया है, ये वो समझे, इससे पहले वो स्वीकार कर लेता है कि ये मेरा काम है, स्वाभाविक है, जैसे उसके पिता ने स्वीकार किया था. टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ अलग करना इसका मतलब था कि काफ़ी हिम्मत होना चाहिए. एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और उसके बढ़ने में जो डेयरिंग है, साहस, वो उसके बढ़ते समय यानी कि जब वो बड़ा होता था तो उसके जीवन का हिस्सा नहीं होती थी साहस. व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, और जब मैंने इसकी एक चिंगारी या इसका एक हिस्सा जो है वो मुकेश के अंदर देखा तो मैं खुश हो गई. आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, और मुकेश ने दोबारा से कहा मुझसे कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न, वो एक गैराज में जाएगा और मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा. बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, परंतु गैराज जो है वो बहुत दूर था उसके घर से. आई विल वॉक, तो उसने कहा कि मैं चल के जाऊँगा. ही इंसिस्ट, उसने जोर देते हुए कहा. मैंने पूछा डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ ए फ्लाइंग प्लेन, क्या तुम प्लेन को उड़ाने का भी सपना देखते हो? ही इज सडनली साइलेंट, वो अचानक चुप हो गया. सुनकर उसने कहा नो. ही सेज स्टेरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ, ज़मीन की तरफ घूरते हुए उसने ऐसा कहा. इन हिज स्मॉल मुर्मूर देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू ए रिग्रेट. अब उसको थोड़ा सा पछतावा हो रहा था कि उसने ये क्या कह दिया और किससे कह दिया, परंतु उसको इस बात का मतलब पछतावा नहीं था, सिर्फ असहज वो हो गया था थोड़ा सा. ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्लिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, उसके टाउन में जो चलने वाली जो कारें थी रोड पर, उन कार्स को वो देखकर उनको सीखने का सपना देख रहा था. फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, कुछ ही एयरप्लेन्स जो है वो कभी कभार फिरोज़ाबाद के ऊपर से उड़कर जाते थे, बल्कि कार्स जो है वो तो इस रोड्स पर उसको दिखती थी, और इसलिए वो चाहता था कि वो कार चलाना सीखे. तो यहाँ पर आपका लेसन एंड होता है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में अगला लेसन लेकर आऊँगा. पसंद आए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आज के इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू वेरी मच.